अच्छा, 1 लाख से ज़्यादा इंसानों की शहादत के बाद मैथ्यू मिलर को समझ आई है कि इसराइल ने विदाउट अ डाउट गज़ा में वॉर क्राइम्स किए हैं। तो ये कैसा नशा है कि जब आप इक़्तिदार में थे, जब आप पोडियम सँभाले हुए थे, जब आप यूएस डिपार्टमेंट को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे देखते थे कि सहाफ़ियों से एक तज़हीक-आमेज़ सलूक होता था इनका। ये शट अप कॉल देते थे और ऐसा लगता था कि भई कि इसराइल का मुकदमा ही लड़ रहे हैं। और उस कुर्सी से उतरने के बाद इनकी आँखों से कौन-सी पट्टी हटी है कि इनको नज़र आ गया कि वॉर क्राइम्स होना शुरू हो गए हैं गज़ा के अंदर? ये असल आप अगर बहस में देखें तो मैथ्यू मिलर तो इस पूरे सिस्टम का एक छोटा-सा पुर्जा है ना। मतलब वो ज़ाहिर है कि वो वाज़ेह तौर पे हमें इसलिए नज़र आते हैं कि वो एक पूरे सिस्टम को रिप्रेज़ेंट करते थे। और उन्होंने अपनी जो ये स्टेटमेंट है इसके पीछे भी उनसे जब पूछा गया कि आप उस वक़्त क्यों नहीं इसकी बात करते थे, तो वो कहते थे कि जब आप स्पोक्समैन होते हैं तो आप किसी हुकूमत की पोज़ीशन को बयान कर रहे यानी होते हैं, आप आप उस वक़्त पर्सन इंसान नहीं उस होते। वक़्त आप इंसान नहीं होते और आप उस वक़्त आप महज़ आप एक किर ड्रैकुला होते हैं और एक 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 मॉन्स्टर माउथपीस होते होते हैं। हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं होते। नहीं, मॉन्स्टर होते हैं, तो मौ माउथपीस वाली बात तो बहुत पीछे रह गई ना कि ये तो मतलब जेनोसाइड कहते हुए इनको शर्म आती है और वॉर क्राइम कह के ऐसा लगता है कभी कोई एहसान कर रहे हैं इंसानियत पे कि जी चले हम मान लेते हैं कि इसराइल ने कोई वॉर क्राइम किया है यहाँ पे। अच्छा, आप इसमें लेकिन देखें ना कि ये सिचुएशन तो इस वक़्त ऐसा लगता है कि पूरे वेस्ट की हो चुकी है ना। पिछले 1 महीने के हुँ। दौरान एक सिस्टमाटिक तब्दीली सी नज़र आती है हमें वेस्ट के आई वॉशिंग करने की आई कोशिश कर वॉशिंग की रहे हैं वो। कोशिश है, नैरेटिव में हमें तब्दीली नज़र आती है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूरोपीय यूनियन इनके लोग जो हैं अब वो एक अजीब आप सोचिए कि ये अपनी बात इसराइल के जराइम पर बात करते हुए कितने मोहतात होते हैं। बार-बार कहते हैं इसराइल हैज़ गॉन फार अवे। हुँ, इसराइल बहुत दूर तक निकल चुका है और इसराइल बहुत आगे चला गया है अपनी इस जंग में। लेकिन सवाल ये है कि इस जंग में वो आगे गया है तो इनेबलर्स कौन हैं? बिल्कुल। और पिछले 1 डेढ़ महीने से और जो पिछला ख़ास तौर पे एक तो जंग थी, जो कि चल रही थी और जिसके अंदर बच्चे मारे जा रहे थे, ज़ईफ़ मारे जा रहे थे। अस्पताल यानी अभी कल परसों पिछले हफ़्ते ही जो है वो एक फ़िरोज़ सिदवा साहब हैं जो अमेरिकन सर्जन रीजन सर्जन हैं। उन्होंने यूएन में बाकायदा जो है वो अपना टेस्टिमनी दी है और उन्होंने कहा है कि हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं, लेकिन आप हुँ, जाके तो देखें वहाँ बच्चों का क्या हाल है। वहाँ बच्चे पूछते हैं कि हम क्यों सर्वाइव करें? सही बात। आप सोचें कि एक छोटा-सा बच्चा अल्लाह! डॉक्टर से अल्लाह! ये पूछता है कि मुझे सर्वाइव करने की ज़रूरत क्या है? ऐसे हालात में जब खुद वेस्ट के अंदर कितने जो लोग डॉक्टर्स हैं वहाँ पर जो कि गज़ा में खुद पहुँचे हैं किसी तरीके से वहाँ लोगों की इमदाद करने के लिए, 95% ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तबाह हो चुका है उस पूरे इलाके का, ठीक है? पिछले 3 महीने का जो ब्लॉकेड है, जो यरगमाल बनाया हुआ है उन लोगों को, 90-95% जो हैं वो लोग मेलन्यूट्रिशन हो गए हैं, भूखे हैं, भूख से वहाँ लोग मर रहे हैं। और आप यकीन करें, हमें तो अब नंबर्स कहते हुए भी ना एक ऐसा एहसास होता है कि हम जैसे बेहिसी का शिकार हो गए हैं। जब हम 95% 40,000 बच्चे, 50,000 लोग जब ये कह रहे होते हैं, क्यों? एक तरीके से ये नंबर्स भी आपको जो है ना डिटैच कर देते हैं उस पूरी सिचुएशन से। हुँ, क्योंकि आप नहीं मतलब सही। एक इंसानी ज़हन प्रोसेस नहीं कर सकता हुँ। कि 30,000 बच्चे हुए, मरे हुए कैसे लगते हैं। मतलब आप थोड़ी देर के लिए भी आपकी अपनी पूरी कुव्वत ख़याल नहीं है इस काबिल कि अब इसलिए नंबर्स कभी-कभार आपको ना बहुत हॉन्ट करते हैं हुँ। कि कहीं मैं इन नंबर्स को बयान करके खुद किसी बेइज़्ज़ती का शिकार तो नहीं हो रहा। बिल्कुल, और नंबर्स हॉन्ट भी करते हैं और नंबर को डिह्यूमनाइज़ भी करते हैं ना डिह्यूमनाइज़ भी उस पूरे करते हैं। प्रोसेस को कि भाई कि इतने तादाद, उतनी तादाद, इतने परसेंटेज ज़िंदा है, इतने परसेंट मार दिए। अब आप जो भूख की बात कर रहे हैं, तो अब ये जो 3 हमले हुए हैं, जो गज़ा में ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन बनाई है, जो कि हुँ, एक बड़ी कंट्रोवर्शियल खुद एक तंज़ीम है, बिल्कुल। यूएन और जो एनजीओज़ यहाँ पे फूड पहुँचा रही थी, जो एड पहुँचा रही थी, इसराइल ने बज़ोर बाजू सबको रोक दिया। अब मैंने वो एक वीडियो देखी अल जज़ीरा पे और वो मैं देखकर परेशान हो गया। मैं मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं अब मैं क्या करूँ? मैंने वीडियो देख तो ली है कि वो बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ खाना लेने के लिए गई थी उस लाइन पे और वो वापस नहीं आई, वो मुर्दा है, वो लाश पे रो रहे बैठ के और वो कह रहे हैं माँ मतलब तुम तो खाना लेने के लिए गई थी हमारे लिए। और ये हो रहा है कि जो लोग अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर वो लाइन में लगे हुए हैं। पहले तो आपने ज़ुल्म ये किया कि जो उनके लिए यूएन से एड आ रही थी वो सब रोका, वहाँ पर भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अब एक ड्रामा क्रिएट किया कि जी हम खुद वहाँ पर फूड और शेल्टर और जो भी जो है वो एड देंगे। उन एड में लेने वाले लोगों पर ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं, फायरिंग किए जा रहे हैं और 3 हमले हो चुके हैं। आखिरी हमले में 27 से ज़्यादा लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं। अब आप ये देखिए कि भूख को वेपनाइज़ किया और फिर आपने फूड को भी वेपनाइज़ कर दिया। हुँ, यानी गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नाम से एक इतना बड़ा धोखा क्रिएट किया गया
इज़राइल ने साफ मना कर दिया दुनिया को कि हम आपको खाना नहीं ले जाने देंगे, हम उन तक बुनियादी ज़रूरियात, दवाएँ वगैरह, दवाएँ तो फिर दूर की बात है, नहीं पहुँचने देंगे। और फिर आपने एक एड एजेंसी बनाई और वो उस एड एजेंसी का मकसद सिर्फ़ क्या है, वो मैनिपुलेट कर रही है वॉर को। वो चाहती है कि वो रफ़ा में कैंप फूड देगी ताकि नॉर्थ गज़ा से लोगों को निकाल के उस तरफ लाया जा सके। आप अपनी मर्ज़ी से आप सोचिए कि एक भूखे शख्स को, मतलब इससे बड़ी संगीली क्या होगी कि आप अ, खाना लिए घूम रहे हैं और आप एक चारा डालते हैं जिस तरह अपने शिकार को, इस तरह जीएचएफ हुँ। काम कर रही है। और यूएन जैसे इदारों ने, यानी इवन वेस्ट में इस पे इतना क्रिटिसिज्म हुआ है कि ये एक एजेंसी, शायद मेरा नहीं ख्याल कि रीसेंट हिस्ट्री में कोई ऐसा चीज़ हुई होगी कि एड के नाम पे जो है, उस एड एक वॉर स्ट्रेटजी के तौर पे यूज़ की गई हो, और वो भी बेयर हैंडेड सिविलियंस के खिलाफ। मतलब आप किसी लश्कर के खिलाफ ये कर रहे होते हैं कि जनाब, अक्सर देखा ना कि मुहासरा करके आप किसी लश्कर को हथियार डालने पे मजबूर करते हैं या आप कोई धोखा उनको देते हैं। आप भूखे हुँ। प्यासे ज़ख्म रसीदा, जिनके घर, कोई एक घर नहीं बचा जिसमें कोई दुनिया से ना गया हो, जो शहीद ना हुआ हो, जिसके साथ जुल्म ना हुआ, ऐसे को आप उनके लिए फूड को वेपनाइज कर दिया आपने, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको पता है कि उस एड के अंदर अल जज़ीरा वगैरह की रिपोर्ट्स तो ये हैं कि जो इजरायली सुप्रीमिस्ट हैं, जो उनके लोकल सिविलियन, उन्होंने गवर्नमेंट का ताल्लुक भी नहीं है, यानी जो उनकी आबादी में रहने वाले लोग हैं, वो उनके साथ मिलकर उन्होंने मर्सनरीज तक को अपने साथ मिला हुआ है, कुछ को यानी किराए पे रखा हुआ है, जो उनको एक जगह जमा करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। और जो जीएचएफ के जो कैंप्स की आप फुटेजेस देखेंगे, उसको वेस्टर्न मीडिया में कई लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा सीन पेश करता है जैसे हॉलोकॉस्ट में गेटोस के अंदर या बिल्कुल। इसराइल या ज्यू गेटोस के अंदर होता था। तो इस सूरत हाल में हमें जर्मनी के जो है वो चांसलर साहब का अफसोस का इजहार करना, या फ्रांस के सदर का अफसोस का इजहार करना। ये सब मगरमच्छ के आँसू और बहाना है। एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये सेंट्रिस्ट और लिबरल वेस्ट का ट्रेडिशन रहा है जी, कि वो हमेशा जी, बिल्कुल। किसी पॉइंट ऑफ हिस्ट्री के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट जो वो मातम मौका शुरू होता कर है, देते हैं, वो नोहा पढ़ना शुरू कर वो देते हैं वो। जैसे ही लगता है कि उनको अब ये पार्ट ऑफ हुँ, हिस्ट्री हुँ, होने जा रहा है, हुँ। तो वो मातम शुरू करना शुरू कर अरे देते हैं। वियतनाम के वॉर में क्या किया जब वहाँ पे अमेरिका के अवाम का ही ज़मीर जागा, तो फिर रियासत ने माना कि जी हमने वॉर क्राइम्स किए हैं। इराक में क्या किया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे जो ड्रामा किया, हमले किए, लोग बताते रहे आप झूठ बोल रहे हैं। बड़े-बड़े अखबारों ने वहाँ पे झूठ लिखा और आखिर में कहा जी वी आर सॉरी। वो आपके सॉरी कहने से कोई ज़िंदगियाँ वापस तो नहीं आ जाएगी वो ना। ज उन्होंने उसने एक बात की कि भई ये सब कुछ ये सिर्फ़ इसलिए करते हैं ताकि कल को सिर्फ़ ये बता सकें कि भई हम वी वर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द हुँ। हिस्ट्री, कि भई हम तो उस वक़्त हमने अपने आप कोर्स करेक्शन करना शुरू कर दी। भई कैसी कोर्स करेक्शन है? वो आपने उस पे एक पूरा मेरे ख़्याल डिस्कशन भी की थी, जो एक बहुत बहुत मशहूर ग्रेटा। नहीं, मैं उस उनसे पहले पेपे की बात करना चाह रहा हूँ। पेपे ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि वेस्ट अब जो है ना, इस काबिल नहीं रहा कि यहाँ कोई सिविलाइज्ड डिस्कशन की जा सके। यानी एक ऐसा माहौल बना दिया कि आप अगर कुछ बज़वर्ड हैं, जैसे ही आप कुछ बोलेंगे और वो फ़ौरन जो है वो आपको रोक देंगे। लेकिन मैं सिर्फ़ एक रेफ़रेंस के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं, अटलांटिक अटलांटिक इज़ कंसिडर्ड टू बी, मतलब अमेरिका के बहुत रेपुटेबल जराइद में से एक हैं। उसमें एक आर्टिकल छपा और जिसके ऊपर बहुत वहाँ पे शोर मचा, और उसमें एक फ्रेज़ था कि इट इज़ पॉसिबल टू किल चिल्ड्रन लीगली, और वो इस वॉर के ऊपर था। और वो ये साबित करने के लिए था कि जो यूएन के जो आदाद-ओ-शुमार हैं बच्चों की अमवात से हवाले से गज़ा में, वो रिलायबल नहीं हैं। और उसको बयान करते हुए उनका एक स्टाफ, कोई था राइटर जिसने लिखा था, उसने लीगली किल्ड चाइल्ड की एक फ्रेज़ बनाया। आप सोचें कि कानूनी तौर पर बच्चे को कत्ल कैसे किया जा सकता है। ये डिस्कशन करने वाली जो पूरी इंटेलिजेंसिया है और पूरी जो रूलिंग क्लास है, वो अब अगर आँसू बहाएगी भी, तो भई वो मगरमच्छ की, मतलब वो तो मगरमच्छ के आँसू से भी बढ़कर कोई बड़ा ड्रामा है। हुँ। और क्या लीगल अथॉरिटी है? आप देखिए कि लोग ये बात करते हैं कि असल में एक तरीके से ना इनका पास्ट भी इनको हॉन्ट करता है। मतलब कुछ लोगों ने अभी जब फ्रांस में, आपको याद होगा, फ्रांस ने अचानक जो है वो ज़्यादा बात करना शुरू कर दी थी। तो फ्रांस की तरफ लोगों ने देखना शुरू किया कि भई शायद यूरोप में फ्रांस कुछ लीडिंग रोल अदा करेगा इसमें, क्योंकि फ्रांस ने क्रिटिसिज़्म शुरू किया था। तो लोगों ने सवाल उठाया कि भाई इन लोगों का मतलब है कि साफ-साफ इसलिए भी नहीं बोल सकते कि इनके अपने हाथ रंगे हुए हैं खून से। मतलब अल्जीरिया का जो जेनोसाइड है, जिसमें हज़ारों लोग कत्ल हो गए, आज तक मतलब वो फ्रांस उस आप कैसे अब्ज़ॉल्व कर देंगे उसको? तो पूरा वेस्ट का अपना जो है वो पास है, और
अजीबो-गरीब पास्ट है। मैं आपको एक दिलचस्प बात यहाँ मतलब आप सोचिए कि यही वेस्ट, यही अमेरिका, ये कंप्लिसिट थे उस वक़्त भी जब ज्यूज़ के साथ हॉलोकॉस्ट हो रही थी, ठीक है? आप कभी इस तारीख पे जाइए, मैं अक्सर इस बात का इसका रेफ़रेंस देता हूँ कि चार्ली चैपलिन तो हमारे यहाँ हर बच्चा छोटा सर से बड़ा जानता है। जाएँ एंड सर्च आउट कि क्यों उसको अमेरिका छोड़ना पड़ा था। उसको अमेरिका इसलिए छोड़ना पड़ा था कि चार्ली चैपलिन ने 1940 में जो एक फ़िल्म रिलीज़ की थी द ग्रेट डिक्टेटर, हिटलर के ऊपर जो पूरा एक पॉलिटिकल सटायर था, अमेरिका में उसके ऊपर बाकायदा एक मसला हो गया कि भाई हम तो जो हैं वो आइसोलेशनिस्ट हैं, हमें ज़रूरत नहीं है जर्मनी जो कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप मत बोलें इसके ऊपर और इसके ऊपर बात ना करें। बरतानिया ने कह दिया था कि हम इस फ़िल्म को रिलीज़ नहीं होने देंगे और जनाब इवन हॉलीवुड की इंडस्ट्री के अंदर इस बात पे शोर मच गया था कि भाई ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा के साथ आ गया और उसको और उस पे भी क्या इल्ज़ाम लगाए थे चार्ली चैपलिन पे कि कम्युनिस्ट एजेंडा के साथ जी। आया है और अल्टीमेटली सर आप सोचिए कि हिटलर का मजाक उड़ाने के जुर्म में इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि चार्ली चैपलिन को अमेरिका छोड़ के स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। तो ये तो वेस्ट का माजी रहा है। यही वेस्ट है, यही अमेरिका है जिसने नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट डिक्लेयर किया, बिल्कुल। यूएस टेरर वॉच लिस्ट पे लगा के रखा। और पूरे उस अपार्थीड जो आप और आपने बिल्कुल पर्टिनेंट मिसाल दी कि अगर हम बहुत दूर भी नहीं जाते, हमारे यहाँ बहुत से लोगों की चाइल्डहुड मेमोरीज़ में या अपनी जवानी की मेमोरीज़ में ये बात होगी जब हम वो सारा कुछ आता था यहाँ पे, खबरें आती थी कि जो अपार्थीड जो नस्ली इम्तियाज़ पर बनी हुई सफ़ेद और स्याह फ़ाम लोगों की इम्तियाज़ पर बनी हुई रियासत थी साउथ अफ्रीका में और वो जो एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट वहाँ पे रिजीम थी, उसको कौन सपोर्ट करता जो था? खूनखार रियासत थी और वो, खूंखार रियासत थी। मतलब जहाँ पर सफ़ेद फ़ार्म और स्याह फ़ार्म चल नहीं सकते आपस साथ। में शादियाँ इल्लीगल नहीं, थीं। साथ चल नहीं सकते साथ थे। चल नहीं सकते थे वो गाड़ी सही वो बात। वो जो बड़ा मशहूर एक कॉमेडियन है और होस्ट है ट्रेवर नोहा, उसकी हाँ, हाँ, किताब पढ़ें आप। वो कहता है कि उसके जो माँ-बाप वो मिक्स रेस थे। वो जर्मन वालिद थे उसके और वालिदा वहाँ की लोकल थी, तो वो उस एक फुटपाथ पे साथ नहीं चल सकते थे। वो जुर्म तो वो जब कोई देखते थे किसी पुलिस वाले को तो अलहदा हो जाते थे। वो किताब मतलब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। बहरहाल ये वैस का तो रोना हम रोते रहेंगे और क्या कहें, लेकिन अफ़सोस ये होता है ना कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखें फ़तवा इशू हुआ था कि जी रियासत पे लाज़िम है और फ़र्ज़ है जिहाद करें जाके, उस क्या हुआ उस फ़तवे का? मतलब अगर रियासत पे फ़र्ज़ था तो कर लेते भाई, या तो आप फ़र्ज़ करार ना देते। ये तो नहीं हो सकता राना साहब आप पे मैं कहूँ नमाज़ फ़र्ज़ है और फिर आप नमाज़ ना पढ़ के दिखाएँ मुझे, तो मतलब आप भी शर्मसार हो, मुझको भी शर्मसार कर। उसमें मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं अभी हम इस डिस्कशन में आने से पहले मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जो वेस्ट की जो थिंकिंग जो सोच है ना, आपके एक पॉडकास्ट में दिशांत साहब ने बड़ी अच्छी वो बात की थी, वो अक्सर ये बात करते भी हैं कि वो जो क्रिश्चियन मोरालिटी है ना, उसके ऊपर खड़ी हुई पूरी सिविलाइजेशन है और ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट था और सब कुछ था। अच्छा, इम्पीरियलिज़्म के पीछे ना एक थ्योरी लेकर आए, वो जो आपको पता है किपलिंग की बड़ी मशहूर नज़म है द व्हाइट मैन्स बर्डन। हुँ। आप कभी उसे पढ़ें, अगर उसको मैं एक माखूज़ ख़्याल उसका देखूँ तो उसका जो इब्तिदाई हिस्सा है वो ऐसा है कि हम अपने असील नस्ल सूरमा जो है वो इसलिए भेजते हैं ताकि ऐसे लोगों को तहज़ीब दे सकें जो आधे शैतान और आधे इंसान हैं, ये तक उसमें जी। कहा गया है। तो वो हमेशा अपने आप को अब्ज़ॉल्व करने की, अपने आप को जिसे कहते हैं ना कि अपने हर एक्शन को जस्टिफ़ाई करने के लिए अपनी एक मॉरल पोज़ीशन लेने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ जो लगता है कि ये जो फ़तवा भी था ये एक अपने आप को मॉरली एक जिसे कहते हैं इस चीज़ से थोड़ा उठाने का था भी, चलें हमने अपना काम तो कर दिया। सवाल ये है कि भई अपना काम किसने किया? अपना काम तो वो लोग कर रहे हैं। मोरल रिडेम्पशन की कोशिश की गई है ना। बिल्कुल। और ये काम तो वो लोग कर रहे हैं वेस्ट के अंदर रहते हुए कि जिन्होंने अपनी हुँ, डिग्रियाँ कुर्बान कर दी, जिन्होंने बिल्कुल, अपने करियर्स कुर्बान कर बिल्कुल। दिए। आज आप जाके हमारे जिन्होंने अपने व्यूअर्स में कोई भी जाके सर्च करे, इस वक़्त वो यहूदी इंटेलेक्चुअल्स जो इसराइल के खिलाफ बात करें, उनको कितनी मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल। वो जाके ज़रा देखें तो आपको भाई मैं अंदाज़ा बताऊँ होगा। हम सब मुसलमानों से और सबसे बेहतर जो इस वक़्त है ना वो ग्रेटा है, जो देखे ना निकली है वहाँ से फ्लोरिडा लेके सिसली से। और सिसिली से निकली है और वो पहले भी उन पे बमबारी हो चुकी है, वापस भेजा और इसराइली कैसी-कैसी धमकियाँ दे रहे हैं उनको, रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने फतवा नहीं दिया, बस फ़र्क ये है कि वो जो काम करना था वो करने पे निकल गई और हम और यहाँ पर आप फतवा दे रहे हैं और मैथ्यू मिलर साहब वो गालिब वैसे ज़िंदा होते हैं, उनको लगता है कि मेरे शेर की जो है ना वो बिल्कुल वो मैनिफेस्ट हो गया है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा जफ़ा। से तौबा, हाय उस ज़ूद पशेमाँ का पशिमा होना। और थ्रेट्स भी कोई अननोन अकाउंट से नहीं आ रही। हुँ। थ्रेट्स भी जिसे कहते हैं कि कोई हाँ, मतलब एक अमेरिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो कि बहुत फार बहुत राइट के आदमी हैं, वो कह रहे हैं वो और मशहूर फायर किसने आर्ट के। स्मर्क करके यानी जिसे जिसे कहते हैं ना क्या एक रऊनत है उसमें कि उम्मीद है तुम्हें तैरना आता होगा। हुँ, यानी आप सोचिए
कि ये एक, और वो वन ऑफ द सीजन सेनेटर है अमेरिका का। वो कोई आम यानी वो बिल्कुल से कहते हैं कि वो ट्रम्प की तरह का आदमी भी नहीं, जैसे ट्रम्प को समझा आता है ना कि एक नॉन सीरियस, एक नॉन पॉलिटिकल आदमी जो पॉलिटिक्स में आ गया, वो एक बिल्कुल पॉलिटिकल आदमी, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर का आदमी, और वो ये काम कर रहा है। तो सवाल ये और हम जाहिर है कि अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम अगर अपनी तरफ भी देखें और अपना एहतसाब भी करें, तो हमें नज़र आता है कि भाई हम इस मामले में अगर वेस्ट जो है उसने इस पूरे इशू में अपना कोई किरदार अदा नहीं किया, तो जो किरदार अदा करने वाले हैं वो भी वो भी वहीं उधर पर ही कहीं है, मिलेंगे। हमें कोई वैसे से नफ़रत नहीं है, हुँ, ना हमें कोई वैसे से मोहब्बत है, ना अदावत है, ना कोई दोस्ती है उनसे। लेकिन हकीकत ये है राना साहब, चाहे आप ग्रेटा को देखें, चाहे आप बर्नी सैंडर्स को बर्नी देखें, सैंडर्स को मतलब वो देखें। एक ज़ाहिर है यहूदी नस्ल है वो। आप जो आपका जेरेमी कॉर्बिन जो आपका वो हाँ, जो यूके ब्रिटिश वाला, यूके वाला है, आप जिसको उसको साइडलाइन किया साइडलाइन किया। एंटीसेमिटिज़्म के इल्ज़ाम और में। आप ये देखिए कि कितना बड़ी मौकरी है कि ये जो इस वक्त यूके का स्टारमर जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, वो ह्यूमन राइट्स का वकील है। हुँ। और उसने अपनी, आज वो कह रहे हैं कि जनाब बहुत जो है हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इसराइल बहुत आगे चला गया है और सब कुछ हो गया है, लेकिन जो है ये यही साहब थे जो कहते थे कि उसको जेनोसाइड नहीं कहा जा सकता, और आप टर्मिनोलॉजीज में उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लें कि खुद इसराइल में भी जो है ना कुछ टोन बदलना शुरू हुई है उनके मीडिया की। मतलब कुछ पार्ट ऐसे हैं, तो आपको पता है इसराइल में लेफ्ट का मीडिया भी है। जी। उस कम है लेकिन कम है है। लेकिन है वहाँ उतना पे ही भी। है जितना इंडिया में रह गया अब। तो वहाँ पर हुँ। कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ आना शुरू हुई हैं। तो अब लोगों का अब ख़ास तौर पे जैसे बहुत सिग्निफिकेंट बयान दिया एहूद ऑलमर्ट, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और जिन्होंने जो है वो खुद लबनान वॉर के अंदर वो शामिल थे, और मतलब वो इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म होगा तो उसने कोई ना कोई इंसानियत के खिलाफ जुर्म तो किया ही होगा। ये तो एक एक लाज़मी ऐसा सी बात लगता है। है कि जैसे ये प्रिंसिपल है। और फैक्ट्स हैं ये तो, फैक्ट्स हैं वो इसके कोई। पीछे। तो उसने कहा कि जी अब बहुत हो चुकी, इनफ, उसने कहा इनफ हो गया, और वहाँ वार क्राइम्स हो रहे हैं, और इसराइल के एक साबिक आर्मी चीफ ने भी ये बात की। तो असल में लगता ये है कि देखें इसके पीछे एक हैं पंकज मिश्रा। उन्होंने किताब लिखी वॉर वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा। उन्होंने एक पूरा उसमें एक थीसिस बनाया है कि असल में जो इसराइल की स्टेट है, इसके साथ जो लोगों की वफ़ादारियाँ जोड़ी गई थीं, वो एक फ़ेयर के ऊपर जोड़ी गई थीं। हुँ। वो एक खौफ की एक बुनियाद पे। एहसास अदम अदम तहफ़्फ़ुज़ की तहफ़्फ़ुज़। बुनियाद पे जमा हुए थे कि जो कुछ हमारे साथ होलोकॉस्ट में, यशुआ में हो गया, उसके बाद अगर हम इस तरह एक जगह जमा होकर नहीं रहे, और हमारी हम अपने अपने ज़ुल्म की दास्तान को बार-बार लोगों को नहीं बताया, और अपनी मज़लूमियत को हमेशा एस्टेब्लिश नहीं किए रखा, तो ये हम हमेशा इसी तरह मार खाते रहेंगे दुनिया में। तो हमें एक जो है ना वो प्रॉमिस्ड लैंड मिल गई, जहाँ पे हम अब तहफ़्फ़ुज़ से रहेंगे। अब ये विक्टिमहुड का कार्ड तो आपके पास था, मतलब आपने, और विक्टिमहुड था भी, उन लोगों के साथ ज़ुल्म हुआ भी था जर्मनी में। सब कुछ होने के बाद उस उन्होंने ये क्रिएट किया कि देखिए अब होगा क्या? आपने जो कुछ, यानी बल्कि जो कुछ हॉलोकॉस्ट में हुआ था, उससे कई गुना बढ़कर अब आप एक खित्ते में कर चुके हैं। तो अब आपका जो ये विक्टिमहुड है ना, ये आहिस्ता-आहिस्ता न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। अब दुनिया आपकी बात कब तक, मतलब, और उसने एक बड़ी अजीबो-गरीब बात लिखी। उसने कहा देखिए हॉलोकॉस्ट में जो कुछ हुआ था वो तो अब रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद है, वो तो हिस्ट्री में मौजूद है, वो डायरीज़ हैं, वो विटनेसेस के अकाउंट्स हैं, और वो बहुत कुछ है। गज़ा में होने वाला पूरा जेनोसाइड वो डिजिटली रिकॉर्डेड है। वहाँ मरने वाले लोगों की आखिरी वक़्त की टिकटॉक और आखिरी वक़्त की वीडियोज़ मौजूद हैं। वो लाशें जो हवा में उड़ी हैं, जी। वो मनाज़िर भी उन कैमरों में कैद हैं। तो ये सारी कत्लो-गारत डिजिटली जो है वो एक रिकॉर्डेड मौजूद है। आप इसको कब तक रोक सकेंगे? वो वेस्ट जिसने एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, जिसकी बुनियाद पे ये इदारे खड़े किए थे, सब कुछ किए किए थे। तो भाई ये सवाल इनको लगता ये है कि अब इनको लगता है कि वो जो बुनियाद थी ना कि जी मज़लूमियत की, और वो जब लूज़ होना शुरू होगी, तो हो गई इसलिए, है वो। और वो हो गई है, बल्कि वो उसपे तो बहुत, मतलब इस खुद अमेरिका में अगर आप देखें तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं इसके ऊपर। तो ये इतना आसान, आप हमेशा ताकत की बुनियाद पर तो सब चीज़ें नहीं चला सकते ना। तो रफ्ता-रफ्ता ये चीज़ें अगली आने, क्योंकि तारीख देखें, मैं अपने आप को बेबस साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कोई और आदमी अपने आप को बेबस साबित करने के लिए, या अपने किसी मसले से दूर रहने के लिए, या आँखें बंद करने के लिए कोई बहाने तलाश कर सकता है। तारीख़ तो अपना जो सफ़र है वो चलती करती रहेगी। तो जिन लोगों ने वही काम किया
वही ज़ुल्म किया जिस ज़ुल्म को बुनियाद बनाकर उन्होंने अपने लिए एक पनाहगाह बनाने की कोशिश की थी, तो कल को दुनिया आपका ये मज़लूमियत का आर्गुमेंट तो नहीं सुनेगी। मैंने एक ट्वीट देखी, किसी ने मैथ्यू मिलर को टैग करके कहा कि विदाउट अ डाउट तुम मुझे जहन्नुम में नज़र आ रहे हो।